आपका? उसका नाम है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं राजनाम गुप्ता आज कक्षा 9 में जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका के बारे में कोशिका के बारे में बताऊंगा। देखिए, पिछले वीडियो में हम कोशिका के बारे में बता चुके हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका किन शब्दों से मिलकर के बना है, कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका की खोज किसने की, ये सब हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। आज हम डिटेल से बताएंगे कोशिका की संरचनात्मक एवं संगठनात्मक इकाई के बारे में। देखिए, कोशिका की संरचनात्मक और संगठनात्मक इकाई को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है आवरण या बाह्य आवरण, दूसरा है जीवचक्र और तीसरा है कोशिका। तो इन इकाइयों में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बाह्य आवरण के बारे में, जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। बाह्य आवरण या आउटर मेम्ब्रेन कोशिका की अगर हम पिछले वीडियो में बना दिए थे, मान लीजिए यहाँ पर हम डायग्राम बना दे रहे हैं। जन्म कोशिका का फिगर हम बना रहे हैं, मान लीजिए। जन्म कोश क्या है, मान लीजिए केंद्रक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और बहुत सारे कोशिकाएं इसके अंदर मौजूद हैं। और ये है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम इन कोशिका की संरचनात्मक इकाई के सबसे पहली इकाई जो है बाह्य आवरण के बारे में बताएंगे। बाह्य आवरण होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये कोशिका की सुरक्षा और कोशिका के निश्चित आकार से ये संबंधित होता है, ठीक है। बाह्य आवरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसको सेल वॉल बोला जाता है, ठीक है। तो बाह्य आवरण के अंतर्गत ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर
बाहर की तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, पतली लचीली तथा पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली एक चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक अर्धपारगम्य, सेलेक्टिवली सेमी परमेबल, चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है, ठीक है। मतलब यह अपने से होते हुए कुछ विशेष पदार्थों या आयनों को इस कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, ठीक है। मतलब कुछ चयनित पदार्थों को, ठीक है, कुछ चुने हुए चयनित पदार्थों को या आयनों को कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर आने जाने देती है। तो इस प्रकार से जो कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली, या पतली, लचीली और चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है, जो विशेष रूप से चयनित किए हुए पदार्थों को या आयनों को कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने देती है, ठीक है। ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इसमें 60 से 80% 60 से 80% ये प्रोटीन की बनी होती है और 20 से 40% वसा इसमें पाया जाता है और लगभग 5% कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसमें 60 से 80% प्रोटीन होता है, 20 से 40% ये वसा पाई जाती है इसमें और लगभग 5% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसकी मोटाई लगभग 75 मिलीग्राम मोटी होती है, ठीक है। इसकी मोटाई लगभग 75 ग्राम मोटी होती है। एक कोशिकीय जीवों में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम आदि, इनमें ये झिल्ली जो होती है वो एंडोसाइटोसिस द्वारा क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने में सहायता करती है, ठीक है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें प्लाज्मा झिल्ली एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने में सहायता करती है, ठीक। ये रहा जो है प्लाज्मा झिल्ली। अब हम जो है प्लाज्मा झिल्ली के कार्य के बारे में बताएंगे। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य के बारे में, इसका कार्य क्या होता है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है, फंक्शन के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य क्या होता है, तो सबसे पहला कार्य है, ये कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका के अंदर में हमने पिछले वीडियो बताया कि कोशिका के अंदर में बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसको कोशिकांग बोला जाता है। उन कोशिकांगों की सुरक्षा का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा झिल्ली करती है, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा है चयनात्मक पारगम्य होने के कारण, अभी हमने बताया कि चयनात्मक पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल। चयनात्मक पारगम्य होने के कारण
ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है चयनित किए हुए पदार्थों को ही, आयनों को ही कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने देती है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य होने के कारण ये प्लाज्मा झिल्ली कुछ विशेष पदार्थों को या चयनित पदार्थों को, आयनों को कोशिका के अंदर आने और जाने देती है। ठीक है, तीसरा कार्य है कोशिका में पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। कोशिका में पदार्थों के परिवहन में कोशिका में पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। मतलब कोशिका को एक चलता फिरता कारखाना भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है पदार्थों का निर्माण होता है। तो उन पदार्थों के निर्माण में कुछ कच्चे माल की आवश्यकता भी पड़ती है। तो उन कच्चे माल की आवश्यकता जो पड़ती है उसको कोशिका के अंदर आने या ले जाने में ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी सहायता करती है। ठीक है, ये रहा जो है कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में। अब हम बताएंगे प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा कोशिका के अंदर जो परिवहन होता है वह मुख्य रूप से दो क्रियाओं के माध्यम से होता है, दो विधियों के माध्यम से होता है। नंबर 1 है विसरण और नंबर 2 है परासरण। ठीक है, विसरण को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन, और परासरण को ऑस्मोसिस बोला जाता है। ठीक, तो इन दो क्रियाओं के माध्यम से कोशिका के अंदर और बाहर प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा पदार्थों का आवागमन या परिवहन होता है। सबसे पहले हम जानेंगे विसरण के बारे में। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, किसे कहते हैं डिफ्यूजन या विसरण। ठीक है, तो पदार्थ के अणुओं का, पदार्थों के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। ठीक है, पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। तो कोशिका में कैसे विसरण क्रिया होती है। ठीक है, जो जल के अणु होते हैं या अन्य जो है विलेय अणु होते हैं वो कोशिका के अंदर जो है कैसे प्रवेश करते हैं। जब यहाँ पर कोशिका के अंदर में जल की या अन्य पदार्थों की सांद्रता कम हो जाती है तो जो कोशिका के बाहर पदार्थ होते हैं, ठीक है, कोशिका के बाहर मतलब द्रव्य में जो पदार्थ होते हैं वह विसरण की क्रिया के माध्यम से अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर, कोशिका के अंदर की ओर अपने आप जो है गमन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विसरण क्रिया में जो पदार्थ के अणु होते हैं अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करते हैं। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों माध्यमों में, मतलब कोशिका के बाहर प्लाज्मा झिल्ली के बाहर और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर दोनों तरफ जो है पदार्थ के अणु की सांद्रता समान नहीं हो जाती है, तब तक ये क्रिया जो है विसरण की क्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो विसरण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसका उदाहरण पौधों में विसरण क्रिया द्वारा
निष्क्रिय परिवहन होता है। पौधों में विसरण क्रिया के द्वारा निष्क्रिय परिवहन होता है, जैसे CO2 और O2 का कोशिका के अंदर और बाहर आना जाना। कोशिका के अंदर में जब उपापचय प्रक्रिया की फलस्वरूप CO2 उत्पन्न होती है, CO2 बनती है कोशिका के अंदर में जब भोज्य पदार्थों का दहन होता है, ठीक है, उपापचय क्रिया की फलस्वरूप जो CO2 उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर CO2 की सांद्रता जो है ज़्यादा हो जाती है और कोशिका के बाहर जो ऊतक होता है उसमें CO2 की सांद्रता कम होती है। इस सांद्रता को मेंटेन करने के लिए जो CO2 के अणु होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से इस कोशिका के बाहर जो है गमन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका से बाहर CO2 के अणु होते हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं और स्नायुओं के माध्यम से कोशिका के शरीर के बाहर डाल दिए जाते हैं। इसी प्रकार से जब कोशिका के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की सांद्रता कोशिका के अंदर में कम होने लगती है, तो ऊतक द्रव्य में, ठीक है, कोशिका के बाहर ऊतक द्रव्य में बाहर से आई हुई या रुधिर के माध्यम से आई हुई ऑक्सीजन की सांद्रता बाहर ज़्यादा होती है, तो अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर जो ऑक्सीजन के अणु होते हैं वो गमन करने लगते हैं। इस प्रकार से जो ऑक्सीजन होती है वो कोशिका के अंदर में प्रवेश करती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन में विसरण क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। अब हम दूसरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, परासरण की क्रिया। परासरण क्रिया क्या होता है? विसरण के द्वारा तो हम देख लिए कि जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कोशिका के अंदर और बाहर ऐसे आती जाती है। इसके बाद हम विसरण क्रिया के बारे में देखते हैं, विसरण क्रिया क्या होता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी विसरण क्रिया? इसमें जल अथवा विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना परासरण कहलाता है, ठीक है। जल अथवा विलायक के अणुओं का जो तरल होते हैं, जल अथवा विलायक के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से, मतलब जहाँ पर उनकी सांद्रता ज़्यादा होती है, जहाँ पर ज़्यादा जल के अणु होते हैं, विलायक के अणु होते हैं, उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, अभी हमने बताया कि ये जो झिल्ली होती है प्लाज्मा झिल्ली, ये जो है सेमी परमेबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना परासरण कहलाता है, ठीक है। परासरण या ऑस्मोसिस कहलाता है। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है, कब तक? जब तक कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों तरफ पदार्थों के अणुओं की सांद्रता एक समान ना हो जाए, तब तक ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परासरण क्या होता है। ऑस्मोसिस जल अथवा विलायक के अणु का उनकी अधिक सांद्रता वाले स्थान से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थान की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। और यह क्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली के बाहर और अंदर अणुओं की सांद्रता समान नहीं हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से
कोशिका के अंदर और बाहर जो पदार्थों का आवागमन होता है वो क्रिया जो है परासरण के द्वारा ही संपादित होती है। ठीक है, जैसे जल के अणु है, अगर कोशिका के अंदर में जल की कमी हो जाती है तो कोशिका के बाहर द्रव्य से जो जल के अणु होते हैं वो इस कार्बन झिल्ली के द्वारा अंदर की तरफ जो है प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है परासरण की क्रिया। अब हम इसका एक उदाहरण और बता रहे हैं। मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण। जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी को कैसे जो है अपने अंदर अवशोषित करते हैं, जड़ों के माध्यम से। मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है? वो विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन में गहराई में जो है फैली होती हैं और जमीन के अंदर पानी के कणों के बीच में जो केशिका जल विद्यमान होता है वो जल जो होता है वो यहाँ के मूलों की कोशिकाओं से, जो एक कोशिकीय ये मूलों होता है, मूलों की जो पतली परत होती है, बाहर की जो परत होती है वो एक कोशिकीय होती है। तो इन एक कोशिकीय मूल से, ठीक है, जो जल के अणु होते हैं वो परासरण की क्रिया के द्वारा ही मूल रोम में प्रवेश करते हैं। जब इस जड़ में पानी की कमी होती है, पेड़ पौधों की जड़ों में या पूरे शरीर में पानी की कमी होती है और यहाँ पर जड़ों के बाहर मिट्टी के अंदर में पानी की सांद्रता अधिक होती है, तो जो जल के अणु होते हैं वो परासरण की क्रिया के द्वारा इस एक कोशिकीय परत के माध्यम से, इस जड़ के माध्यम से, मूलों के माध्यम से पेड़ पौधों में ऊपर की तरफ जो है ये प्रवेश करते हैं और सारे अंगों में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पेड़ पौधों में मूलों के द्वारा जल का परिवहन भी परासरण की क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक, इसके अलावा किशमिश को अगर हम जल में डाल देते हैं, किशमिश को अगर हम जल में डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए ये जल है, इसमें हम किशमिश को डाल देते हैं, हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद जो किशमिश पहले पिचका हुआ होता है वो धीरे धीरे जो है वो फूल जाता है। कैसा हो जाता है? फूल जाता है। क्यों फूलता है? क्योंकि जो इस किशमिश के बाहर पानी के अणु की जो सांद्रता है वो बहुत ज़्यादा है। किसकी अपेक्षा? इस किशमिश के अंदर में भी पानी के अणु कुछ मात्रा में होते हैं, तो इसके अंदर पानी के अणु की सांद्रता बहुत कम होती है और बाहर जो पानी होते हैं इनकी अणु की मात्रा ज़्यादा होती है, सांद्रता ज़्यादा होती है। तो इस अधिक सांद्रता वाले स्थान से पानी के अणु जो होते हैं वो किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जो किशमिश होता है वो जो है फूल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्रिया को हम कहेंगे अंतःपरासरण। अंतःपरासरण, ठीक है, जब जो है पानी के अणु जो है अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता की ओर, तो जो है इसको हम अंतःपरासरण कहेंगे। ठीक है, अगर हम किसी कोशिका को, मान लीजिए कोशिका है किसी अल्पपरासरी विलयन में रखते हैं, ये कोशिका है इसको हम ऐसे विलयन में रखते हैं जो अल्पपरासरी हो, मतलब जो तन हो जिसमें पानी की मात्रा जो है ज्यादा होती है। तो क्या होता है, जो पानी के अणु होते हैं वो कोशिका के अंदर जो है प्रवेश कर जाते हैं अंतःपरासरण क्रिया के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से पेड़ पौधों में मूलों के द्वारा जो जल का परिवहन होता है वो परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम कोशिका के संरचनात्मक संगठन की इकाई के अंतर्गत हम बताएंगे दूसरी इकाई क्या है, जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है, जीव द्रव्य क्या होता है?
जीव द्रव्य, या इसको हम अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य के बारे में अब हम बताएंगे। देखिए, सभी कोशिकाओं में जेली के समान एक अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है। जेली के समान एक अर्ध तरल पदार्थ या द्रव्य भरा रहता है, जिसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। सभी कोशिकाओं में जेली के समान एक अर्ध तरल द्रव्य भरा रहता है, पदार्थ भरा रहता है, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक, इन जीव द्रव्य में इसके पहले भी हमें कोशिका बाह्य आवरण के अंतर्गत अभी कोशिका के बारे में बताएंगे। ठीक है, कोशिका बाह्य आवरण के दो भाग होते हैं। पहला आवरण हमने बता दिया, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। अब हम दूसरा बता रहे हैं, कोशिका भित्ति या इसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? कोशिका भित्ति। देखिए, ये पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक निर्जीव मोटी परत होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका के बाहर, कोशिका कला के बाहर, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक निर्जीव मोटी सेलुलोज की बनी एक परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका भित्ति कवकों में, पादपों में, जीवाणुओं में, इन सब में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। ठीक, जंतु कोशिकाओं को छोड़कर के बाकी कवकों में, पादपों में, जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी निर्जीव पदार्थ या सेलुलोज की बनी, पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, बाकी अन्य जीवों में काइटिन या अन्य धातु की बनी हुई होती है। तो इस मोटी परत को हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये जो है कोशिकाओं को कोशिका को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, क्योंकि ये जो है मोटी होती है सेल वॉल से, कोशिका झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से मोटी होती है। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, इसके फंक्शन के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य, ये कवकों, पादपों या जीवाणुओं को बाहर से इस सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं को बाहर से जो है एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में इनको सहायता करती है। दूसरा कार्य क्या है? इन कोशिकाओं को, कवकों को या पादपों की कोशिकाओं को, जीवाणु की कोशिकाओं को किसी तल विलयन में रखने पर, कोशिका भित्ति को या कोशिका को टूटने से बचाती है। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड आवरण के रूप में कोशिका के बाहर है, इसको घेरे रहती है। ठीक है, इसलिए पादपों या जीवाणु कवकों की कोशिकाओं को तल विलयन में इनके टूटने से बचाती है।
बाद इसका और भी कार्य होता है, जैसे रोगाणुओं को कोशिकाओं में जाने से रोकती है। कोई भी जीवाणु विषाणु कवच होता है, अगर कोशिका के अंदर में प्रवेश करना चाहे तो ये जो कोशिका भित्ति होती है उसको कोशिका के अंदर में जाने से रोकती है। ठीक है, तो जो रोगाणु होते हैं वो कोशिका के अंदर में जाने से ये कोशिका भित्ति रोकती है। अगला है कोशिकाओं को सूखने से बचाती है। कोशिका में जल की मात्रा होती है वो निश्चित होती है, जल का अपना एक निश्चित इसमें अनुपात होता है जल की कोशिका के अंदर में। ठीक है, उस अनुपात को हमेशा मेंटेन एक निश्चित अनुपात में बनाए रखने में ये जो कोशिका भित्ति होती है वो सहायता करती है, अलग कोशिका को सूखने से ये बचाती है। अगला है, अगला कार्य इसमें जो वायवीय पौधे होते हैं, वायवीय पौधों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व खड़े रहने में, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ सीधा ऊर्ध्व खड़े रहने में इनको ये सहायता करती है। मतलब वायवीय जो पौधे होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ये सीधे वायुमंडल की ओर ऊपर की ओर ये सीधे खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाओं में बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो उसको जो है ऊर्ध्व खड़ा रहने में सहायता करती है। ठीक है, तो ये रहा जो है कोशिका भित्ति के बारे में। अब हम इसके बाद आगे हम कोशिका की संगठनात्मक इकाई के अंतर्गत हम जीवद्रव्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम जीवद्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अभी हमने फिगर बनाया था कोशिका का, कोशिका बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, और इस केंद्रक और कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली के बीच में ये जो है जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य होता है और इसी में सारे कोशिकांग जो है ये उपस्थित रहते हैं। तो जो इसका एक तरल भाग होता है इसको हम जीवद्रव्य कहते हैं। सभी कोशिकाओं में ये जेली के समान अर्धतरल पदार्थ या द्रव्य पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में जेली के समान अर्धतरल पदार्थ या द्रव्य पाया जाता है जिसे हम जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य की खोज सबसे पहले ठीक है, तो जीवद्रव्य के बारे में हमने बताया कि जीवद्रव्य जो होता है सभी कोशिकाओं में एक अर्धतरल जेली के समान द्रव्य बना रहता है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य को सबसे पहले कार्टी ने देखा था। इसने कार्टी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। ठीक है, परंतु जीवद्रव्य की खोज का श्रेय ड्यूजार्डिन को दिया जाता है। ड्यूजार्डिन, ठीक है, ड्यूजार्डिन। सबसे पहले जीवद्रव्य को कार्टी ने देखा था, लेकिन जीवद्रव्य की खोज का श्रेय ड्यूजार्डिन को दिया जाता है जिन्होंने इसके लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया। इसका सारकोड, जिसने जीवद्रव्य के लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया। बाद में पुरकिंजे ने इसका नाम जीवद्रव्य रखा। इसने पुरकिंजे, बाद में पुरकिंजे ने इसका नाम
जीव द्रव्य रखा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य कोशिकाओं में एक अर्धतरल जेली के समान द्रव्य भरा रहता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को सर्वप्रथम कार्टी ने देखा था, परंतु जीव द्रव्य की खोज का श्रेय ड्यूवार्डिन को दिया जाता है, जिन्होंने इसके लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया। इसका सारकोड शब्द का प्रयोग किया। बाद में पुरकिंजे ने इसका नाम जीव द्रव्य रखा। ठीक है, अब हम जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है इसको बताएंगे। देखिए, जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, ठीक। ये केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के मध्य जो द्रव्य भरा रहता है, इसी को जीव द्रव्य हम कहते हैं। जीव द्रव्य में सारे कोशिकांग जो है उपस्थित रहते हैं और जीव द्रव्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है कोशिका द्रव्य और नंबर 2 होता है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य ये केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली इसके मध्य में जो तरल पदार्थ होता है, इसी को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में ही सारे अणु जो है उपस्थित कोशिकांग उपस्थित रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी काय, अंतःपरक बीजाणुका, हाइड्रोलास, जितने भी कोशिकांग होते हैं वह इस कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, दूसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर में मान लीजिए केंद्रक है, केंद्रक के अंदर में केंद्रक का एक बाहर आवरण होता है, इसको हम केंद्रक आवरण बोलते हैं। केंद्रक आवरण, और इस आवरण के मध्य में जो तरल भरा रहता है उस हम तरल को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इस केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका और सूत्र आदि संरचनाएं इसमें विद्यमान रहती हैं। ठीक है, तो दोनों जीव द्रव्य के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि जीव द्रव्य जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य जो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य जो तरल भरा रहता है उसी को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में सारे कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य इस केंद्रक आवरण के मध्य में विद्यमान रहता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसमें केंद्रिका और गुणसूत्र आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम इसके कार्य के बारे में बताएंगे। कार्य क्या होता है? कार्य कोशिका द्रव्य का कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य है केंद्रक द्रव्य का कार्य बता रहे हैं। केंद्रक द्रव्य का सबसे पहला कार्य है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन। ठीक है, इन सब जैव रासायनिक पदार्थों का ये संग्रह करता है। तो कोशिका द्रव्य होता है अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन, इन सब पदार्थों के संग्रहण में ये जो है जीव द्रव्य कार्य करता है। दूसरा कार्य कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है। ठीक है, तो कोशिका है, कोशिका के अंदर में जितने भी कोशिकांग होते हैं उन कोशिकांगों के मध्य और कोशिका के बाहर भी, ठीक है, जीव द्रव्य के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये रहा जो है आज कोशिका के संरचनात्मक संगठन की इकाई के अंतर्गत अभी हमने बताया कि बाह्य आवरण और कोशिका द्रव्य ये दो पार्ट आज हम खत्म कर दिए हैं। अब अगले भाग में हम बताएंगे कोशिकांग के बारे में डिटेल से। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग जो है गृह कार्य नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आज का है कि बाह्य आवरण
प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, और नंबर 2 कोशिका भित्ति। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि बाह्य आवरण के कितने भाग होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन लिखिए कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का परिवहन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के मध्य पदार्थों का परिवहन या आवागमन किन प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, तो दो प्रक्रियाओं के नाम हमने बताए थे। नंबर 1 था मिश्रण, नंबर 2 परासरण। ठीक, अब अगला क्वेश्चन लिख लीजिए कि मिश्रण और परासरण किसे कहते हैं। मिश्रण और परासरण किसे कहते हैं। ठीक है, बस ये इतना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।